कि बीएससी के बाद आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चंस होते हैं कि हम बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं। एनबीएचएम का एग्जाम होगा जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, ऐसे बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो यहाँ ये सभी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर आपने बीएससी इन फिजिक्स चूज किया है। क्यों अब यहाँ पर बीएससी का क्या रोल हो जाता है? बीएससी का रोल ये है इन सभी एग्जाम्स के लिए जो एक अगर आप टीचर भी इवन बनना चाहते हो तो आपको अपनी कुछ ना कुछ पीपीटीज को तो बनानी होगी ना। बीएससी केवल एक डिग्री नहीं है बेटा, ये आपका क्या है, एक गेटवे है, बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है। हेलो एवरीवन, तो मैं गौरव मिश्रा आप सभी का बीएससी मैथमेटिक्स एजुकेटर स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के बीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा बिनवाल, योर बॉटनी एजुकेटर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम दोनों आप सभी के साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि बीएससी के बाद आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चंस होते हैं कि हम बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं। इवन मैंने अपने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसी दौरान मैंने ये क्वेश्चन इतने सारे बच्चों के लिए, हर एक बच्चे के मन में ये डाउट होता है। कई बार मैम हमें बताने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन आप सभी को बताने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका एक ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं। मैम प्लीज। बेटा देखिए, आप अगर बीएससी को लेके चल रहे हैं, बीएससी आपने एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज किया है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि आप उसके बाद एमएससी कर सकते हैं, फिर रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जा सकते हैं, रिसर्च फाउंडेशन एंड लैब्स में जा सकते हैं। बेटा आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप किसी लैब को ज्वाइन करके वहां पे अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर आप यहां पर इंजीनियर इमर्जिंग फील्ड्स में भी जा सकते हो। जो इससे कुछ इमर्जिंग फील्ड्स क्या क्या हैं उसके बारे में इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स कौन कौन से हो सकते हैं जहां पर आप जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड देन स्ट्रेटेजिक करियर प्लानिंग मैट्रिक्स क्या है या फिर क्या होनी चाहिए आप लोगों के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। बिल्कुल सर। तो यहां देखो कि सबसे पहले वाई बीएससी स्ट्रॉन्ग करियर फाउंडेशन, क्यों आखिर बीएससी एक स्ट्रॉन्ग करियर फाउंडेशन होता है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि बीएससी के दौरान आप सिर्फ एक डिग्री नहीं ले रहे होते हो। बीएससी के दौरान आप अपनी कई सारी स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हो। आप वहां पर लैब में किस तरीके से परफॉर्म करना है ये सीख रहे होते हो। आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ा रहे होते हो। आप अपने माइंड की टेक्निकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग को वहां पर एनहांस कर रहे होते हो। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, मैम बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग यहां से बढ़ाते हो। बेटा आप जो फर्स्ट स्टेप होता है ना कि आप कैसे धीरे धीरे सीखते हैं, आपने रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करने का जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो आप बीएससी में सीखते हैं। आप एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं इधर पे। देन आप क्या करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर, किस तरीके से आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, उनको मेंटेन करना है, वो सभी प्रोसेस बेटा आप इस कोर्स में सीखते हैं। साइंटिफिक टेम्पर का एक फायदा और होता है, आप यहाँ पर ये सीख पाते हो कि प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। क्योंकि लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होने वाला कि सारी सिचुएशन आपको सेम मिलेंगी। वहां पर हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन से आपको कुछ और रिजल्ट मिल जाए, आप किसी सिचुएशन में थोड़ा अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो ये आप फिर यहां पर अपने साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू सीख पाओगे वहां पर, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यहां पर लॉजिकल रीजनिंग अपनी बढ़ा सकते हो। अब लॉजिकल रीजनिंग तो आपको खैर आपके डिफरेंट एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करने वाली है। आप जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में बैठोगे वहां पर आपको लॉजिकली जरूर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लॉजिकली वहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने होंगे। तो उसका आइडिया जो है या फिर उसके लिए जो आपकी मेहनत है वो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाती है, बीएससी से ही स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, जो माइंडसेट डेवलपमेंट होता है वो इधर से आप माइंडसेट का डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ फिर आप बीएससी के दौरान ही, ऐसा नहीं है बीएससी के बाद आप अपनी रिसर्च एबिलिटी बढ़ाओगे, बीएससी के दौरान ही आपकी रिसर्च एबिलिटी भी इंप्रूव होने लग जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी इन फिजिक्स कर रहे हो तो वहां पर आपको डेफिनेटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होंगे। बीएससी इन केमिस्ट्री कर रहे हो, केमिस्ट्री है आपके पास, ठीक है। इवन मोरओवर आप प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, तब भी वहां पर आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। लैब में मैम काफी बार काम करना होता है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, वही प्रैक्टिकल्स थोड़ा थोड़ा करके आगे एक्सटेंड होते हैं, तो वही हम रिसर्च में भी करते हैं सर। अच्छा, यहाँ पर वो स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स नहीं होते, यहाँ पर आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होंगे। बिल्कुल, थोड़ा हटके, बिल्कुल सीरियस रह के आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं। बिल्कुल बच्चों।
तो अब यहां से आगे चलते हैं। तो अब एक बार हर एक डिसिप्लिन वाइज बात कर लेते हैं कि किस किस डिसिप्लिन में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं बीएससी मैथमेटिक्स में। तो बीएससी मैथमेटिक्स में अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो फिर क्या क्या कर सकते हो, आप एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो, वहां पर आप रिसर्च या फिर एकेडमिया के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आप एमसीए कर सकते हो, एमसीए में आप यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर पर फोकस कर सकते हो या फिर आईटी पर फोकस कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। एडवांस डेटा साइंस एंड एआई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रैक्स को आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। फिर एक्चुअरियल साइंस एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का भी आप यहां पर पार्ट बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं आप सभी के पास हायर एजुकेशन से रिलेटेड। फिर यहां पर मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स क्या हैं, जो मैंने ऊपर जैसे ये एग्जाम बताए, इनके लिए फिर मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होंगे, जैसे कि आईआईटी जैम हो गया, सीएसआर नेट का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, एनबीएचएम का एग्जाम होगा, जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसे बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। फिर आईएसआई का एडमिशन टेस्ट हो गया, और भी वेरियस एडमिशन टेस्ट होते हैं, सीएमआई का एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाता है। ये मैं स्पेसिफिक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। तो ये आपके वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। आईटी जेम के एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो। फिर अगर आप आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके लिए सीएसआर नेट का एग्जाम होता है, या फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं और आपको फेलोशिप की जरूरत होती है, सीएसआर नेट के एग्जाम को आप जेआरएफ के साथ क्लियर करके फेलोशिप भी पा सकते हो। ठीक है, तो एनबीएचएम का एग्जाम भी कुछ यही काम करता है। एनबीएचएम का एग्जाम आपके एमएससी एंट्रेंस के लिए भी होता है, मोरओवर पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहां देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या रोल होता है। तो आजकल जो सबसे पॉपुलर रोल है यहां पर मैंने वही रखे हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जैसे क्वांट भी बोलते हैं शॉर्ट में, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशंस रिसर्च एनालिस्ट। ये आजकल के सबसे मोस्ट पॉपुलर रोल है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और इनके अंदर भी दो रोल को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू दूंगा, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। उसके बाद फिर टारगेट एंटिटीज आप यहां पर किसे कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, डेलॉयट, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, गोल्डमैन सैक्स। ये नाम पढ़ के आपको लग रहा होगा अरे सर नाम तो बहुत बड़े बड़े लिख दे, लेकिन ये कंपनियां सर्च करती हैं डेटा एनालिस्ट को, डेटा साइंटिस्ट को, बिजनेस एनालिस्ट को। तो ये सब आपकी स्किल्स होंगी। ठीक है, आप चाहो तो आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। क्लियर है ये चीज। एंड देन फिर रिसर्च हॉरिजन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स आपको आईआईटीज पर मिलती हैं। इवन अगर आप जैसे सीएसआर नेट का एग्जाम क्लियर करते हो जेआरएफ के साथ, तो वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है आपके रिसर्च के लिए। फिर आईसर्स के अंदर आपको कुछ फेलोशिप्स मिलती हैं, आईसीज के अंदर, टीएफआईआर के अंदर आईएसआई एंड सीएसआईआर लेबोरेटरीज। ठीक है, यहां पर आपको फेलोशिप्स भी मिलेंगी और ये लेबोरेटरीज भी यहां पर आपको वो इंटरनेशनल लेवल की प्रोवाइड कराएंगे जहां पर आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर पाओ। तो ये तो आपके मेजर यहां पर फील्ड हो गए जो कि सपोर्ट करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट अब मैम आपको बताएंगे यहां पर। बिल्कुल, जो बच्चे बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो उनके लिए हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप एमएससी फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स बच्चों का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो आप एमएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के थ्रू आप एमएससी ऑप्ट कर सकते हैं। मटेरियल साइंस के थ्रू, जो कि बहुत अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटोटॉनिक्स में आप काम कर सकते हैं। देन इसके बाद इसमें क्या क्या गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स होती है, अगर आपने एमएससी कर ली है तो उसके साथ साथ पे आप अपना प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से गवर्नमेंट लैब्स आपको अवेलेबल मिलती है, आपको इसरो सबसे बेस्ट लैब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देन डीआरडीओ, बार्क, सीएसआईआर लेबोरेटरीज, पीआरएल्स जो कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरीज हैं जो फोकस करती है फिजिक्स के वर्क पे। देन एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो ये सभी लेबोरेटरीज पे बेटा आप अपना प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या क्या प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप जा सकते हैं। आपने बीएससी फिजिक्स से करी है, उसके बाद आप एमएससी करना चाह रहे हैं फिजिक्स से, तो आप ये सारे एजुकेशन हायर एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपका मन है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, देन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। उसके बाद आपका बेटा एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। तो यहाँ ये सभी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर आपने बीएससी इन फिजिक्स चूज किया है। देन उसके बाद कोर जॉब रोल्स क्या रहेंगे बेटा आपके, आपका रहेगा रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन, आपके पास रहेगी डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन, आपके पास रहेगी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की पोजीशन, ऑप्टिकल इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं।
बिल्कुल मैम। और फिर आप लोगों के मन में फिर ये क्वेश्चन भी होगा कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में जाने के लिए कौन से फिर हमें एग्जाम देने होंगे। एग्जाम आपको वही देने हैं, आईआईटी जैम का एग्जाम, सीएसआर नेट का CSIR एग्जाम नेट का। का एग्जाम। तो ये आपके सबसे कोर एग्जाम्स होंगे जो आपको हायर एजुकेशन में लेके जाएंगे इन द फील्ड ऑफ बीएससी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके जो मेन एग्जाम होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं। बिल्कुल। गेट का एग्जाम भी आपके लिए मेन होने वाला और है। कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने अलग बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल करवाती है, मैम। तो उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और अब तो सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है जिसके अंदर आप फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी बिल्कुल। एडमिशन ले सकते हो उन एग्जाम्स की हेल्प से। नेक्स्ट अब यहां देखो बीएससी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यहां पर फिर आप हायर एजुकेशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आप एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं, देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और पॉलीमर साइंस आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहां देखिए कोर वर्टिकल्स की अगर मैं बात कर लूं इधर, तो फार्मास्यूटिकल आर&डी, फिर पेट्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स एंड कोटिंग्स। तो अब यहां पर कोर वर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल आर&डी, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स एंड कोटिंग्स, फिर एफएमसीजी, कॉस्मेटिक्स, और फिर वेरियस यहां पर काफी सारी चीजें हैं जो यहां पर कोर वर्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक। नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आप यहां पर देख सकते हो कि डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी, आईओसीएल, सीएसआईआर, एफएसएसएआई, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका आप टैग देखते हो अपने हर एक फूड पैकेट्स के ऊपर। ठीक है। एंड देन फिर कोर जॉब रोल्स यहां पर क्या है फॉर बीएससी केमिस्ट्री। यहां देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट और क्वालिटी एनालिस्ट और रिसर्च एसोसिएट और प्रोडक्शन ऑफिसर और लेबोरेटरी साइंटिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं यहां पर। ठीक है। नेक्स्ट अब यहां देखो, नेक्स्ट मैम बताने वाली हैं अब आपको। बिल्कुल। अगर आप बेटा बीएससी बॉटनी आपने की हुई है तो उसके बाद क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहता है आपके पास हायर एजुकेशन का, दैट इज एमएससी बॉटनी। तो आप एमएससी कर सकते हैं बॉटनी से। देन उसके बाद या तो फिर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप एमएससी बॉटनी से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंसेस से कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से कर सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू आप एमएससी कर सकते हैं। ये तो बेटा हो गए आपके हायर एजुकेशन के। आपने बीएससी कंप्लीट करी, इन सभी ऑप्शंस आपके पास, ये सभी ऑप्शंस खुल जाते हैं एमएससी के लिए। इसके बाद फिर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई करके पीएचडी कर सकते हैं। देन इसके बाद एग्जाम सेम रहेंगे बेटा, सीएसआईआर नेट रहेगा, गेट रहेगा, आईआईटी जैम के थ्रू, या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज एग्जाम करवाती है उनके थ्रू। देन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स क्या क्या रहते हैं, किन किन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बेटा आप जा सकते हैं। आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च फर्म्स में ज्वाइन कर सकते हैं, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बेटा आप लोगों के लिए, तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में अपने एग्जाम्स क्वालिफाई, अलग अलग तरीके से स्टेट फॉरेस्ट जो आपका डिपार्टमेंट है ये एग्जाम्स निकालता है बच्चों के लिए, तो आप ये एग्जाम्स निकाल के, या फिर कभी कभी प्राइवेट कुछ टाइम के लिए ये प्रोजेक्ट्स निकालते हैं तो आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देन टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडस्ट्रीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इको कंसल्टेंसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन खुल जाता है बेटा बॉटनी के साथ। आप आयुर्वेदिक के फील्ड में भी जा सकते हैं, आप मेडिसिन के फील्ड में भी जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जा सकते हैं, आप प्लांट टिश्यू कल्चर के फील्ड में भी जा सकते हैं। देन क्या कोर रोल क्या रहेगा, जॉब का जो रोल रहेगा बेटा, आप कहलाएंगे बॉटनिस्ट। अगर आपने एमएससी इन बॉटनी किया है तो आप क्या कहलाएंगे बेटा, बॉटनिस्ट कहलाएंगे, प्लांट साइंटिस्ट कहलाएंगे। देन उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर आप कहला सकते हैं अगर आपने कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर ली है। देन उसके बाद आप रिसर्च असिस्टेंट कहला सकते हैं, आरए की पोस्ट जो होती है जो कि आपको पीएचडी के बाद मिलती है। देन इसके बाद एनवायरमेंटल कंसल्टेंट की जॉब आप ले सकते हैं। देन इसके बाद बेटा हम आते हैं बीएससी इन जूलॉजी। आपने बीएससी इन जूलॉजी की है तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है एमएससी इन जूलॉजी का, आप एमएससी कर सकते हैं जूलॉजी से। देन मैरीन बायोलॉजी का भी आपके पास ऑप्शन रहता है, ओशिनियोग्राफी का भी ऑप्शन रहता है, मतलब आप ओशियन से रिलेटेड जो स्टडी रहती है वो आप कर सकते हैं। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी बेटा जूलॉजी का एक बहुत ट्रेंडिंग और बहुत आगे आने वाला, बहुत जो डेवलपिंग फील्ड है,
कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में आप एमएससी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ साइंस को आप ऑप्ट कर सकते हैं, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी आप यहाँ से लेकर चल सकते हैं। देन उसके बाद अगेन एग्जाम क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, CSIR नेट, IIT जैम, गेट का एग्जाम और स्टेट यूनिवर्सिटीज का एग्जाम। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, तो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपके अलग अलग तरीके की पोस्ट निकालती है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS का पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट, बेटा ये बहुत अच्छा आपका ऑप्शन रहता है फिशरीज डिपार्टमेंट का, जिन बच्चों ने MSc इन फिशरीज की है तो वहां पे वो बच्चे इस डिपार्टमेंट में अपने अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंजर्वेशन NGOs होती है बेटा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपका जॉब का रोल क्या रहेगा, आप क्या कहलाई जाएंगे। आप चाहेंगे ना कि आपको एक नाम मिले, तभी आपको काम करने में भी मजा आएगा, तो आप कहलाएंगे बेटा जूलॉजिस्ट, आप कहलाएंगे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, आप कहलाएंगे फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑफिसर नाम लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आप कहलाएंगे। देन एंड कंजर्वेशन साइंटिस्ट आप कहलाएंगे। नेक्स्ट सर आपको बताएंगे आगे। बिल्कुल मैम, तो देखो आप लोगों को इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि नाम के पीछे अगर ऑफिसर लग जाएगा तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये कब होगा, जब आप अपनी ग्रेजुएशन को, अपनी BSc को पूरी वैल्यू दोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि कॉमन गवर्नमेंट करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, जैसे UPSC का एग्जाम हो गया, फिर डिफरेंट स्टेट PCS जो होते हैं, तो आप इन एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्यों, अब यहां पर BSc का क्या रोल हो जाता है, BSc का रोल यह है इन सभी एग्जाम्स के लिए, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि आप एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो वहां पर BSc एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इन डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो भी मैं एग्जाम्स आपको बताऊंगा, मार्क्स का भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लेनी भाई, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से पास आप वहां पर आपको होना है। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा, आपको हमेशा फाइट करने है टॉपर बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर जैसे कि एग्जीक्यूटिव एंड ग्रेजुएट रैंक्स के जो आपके पास गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि SSC CGL हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी आप यहां पर आगे बढ़ सकते हो, जैसे आप यहां पर SBI में जा सकते हो, IBPS में जा सकते हो, LIC, NIACL एंड EPFO यहां पर भी आप जा सकते हो। और फिर बहुत बच्चों का फेवरेट होता है मैम डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, तो अब आप यहां पर UPSC CDS एग्जाम के थ्रू यहां पर जा सकते हो। CDS का एग्जाम बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं, इवन मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद भी NDA का एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर जिन बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है ग्रेजुएशन के दौरान, तो फिर आप CDS के एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। मोरोवर फिर आप यहां पर IB में जा सकते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप यहां पर जा सकते हैं, और इन सब के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को क्लियर करके आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक यूटिलिटीज, जैसे कि आप इंडियन रेलवेज का पार्ट बन सकते हो, यहां पर कुछ बहुत अच्छी पोस्ट होती है फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, जहां पर स्पेशली मेंशन होता है कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, BSc की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने यहां पर कॉमन आपको गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम्स बताए। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर देखो टीचिंग एकेडमी और कोर रिसर्च कैरियर्स क्या होता है, तो यहां पर मैम बताएंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चे का फोकस रहता है कि अगर वो उसने BSc, मतलब मेन बच्चे का माइंडसेट रहता है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किस माइंडसेट से मैंने BSc ज्वाइन किया था कि मुझे टीचिंग में जाना है, तो अगर मैंने टीचिंग जाना है हाँ। सेम बिल्कुल, तो अगर हमने टीचिंग ऑप्शन ऑप्ट करना है, आगे जाकर के हमने पढ़ाना है, तो हम क्या चीजें सेलेक्ट करेंगे, क्या अपना माइंडसेट किस तरीके से हम बना के चलेंगे। तो सबसे पहले हम BSc करेंगे, जो कि बेसिक है बेटा, BSc आपको करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करेंगे कि आपको BSc जूलॉजी से करनी है, अगर बॉटनी से है तो हम लाइफ साइंस में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं कि MSc हमने किससे करनी है। तो मैंने सेलेक्ट किया जैसे बॉटनी, तो आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको MSc किससे करनी है। अभी हमने डिफरेंट ऑप्शंस बताए सर, फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का बताया, तो ऐसे ही हमने एक मास्टर्स के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर हम मास्टर्स करेंगे। देन उसके बाद बेटा आता है नेट या फिर सेट, जिसे हम बोलते हैं। नेट है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट है बेटा आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप PhD एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बेटा।
अब यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का ही ऑप्शन होता है, बिल्कुल आप स्कूल एजुकेशन में भी जा सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड कर लिया है तो फिर आप टीजीटी के लिए आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आपने मास्टर्स के साथ भी आपने बीएड किया हुआ है तो फिर आप वहां पर जो पीजीटी लेवल की जॉब्स होती है स्कूल्स के अंदर, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और फिर आप उन एग्जाम्स को क्लियर करके, मतलब टीजीटी लेवल के जो एग्जाम होंगे, पीजीटी लेवल के जो एग्जाम्स होंगे, उन्हें क्लियर करके एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। मैम सैलरीज भी बहुत अच्छी बिल्कुल होती बिल्कुल है। सर, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सैलरीज भी Definitely. काफी अच्छी है बेटा, आपको मजा आएगा, पता ऐसा लगेगा कि हम किसी पोस्ट पे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही नहीं कि सिर्फ इसके स्कूल एजुकेशन का ऑप्शन है आपके पास, कुछ प्राइवेट टेस्ट प्रेप्ड इकोसिस्टम भी है, जैसे कि आप एलाइट कोचिंग सेंटर्स का पार्ट बन सकते हो फॉर आईआईटी, जेई, नीट और ओलंपियाड एग्जाम्स। मोरओवर फिर आप एडटेक सेक्टर में भी आ सकते हो, जैसे कि कुछ डिजिटल कोर्स कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट मैटर एसएमईज भी बन सकते हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी आप यहाँ पर बन सकते हो। इनके काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तो फिर ये सारी चीजें देखो। अब आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मैम ने आपको बता दिया क्या करना है। फिर अगर आपको स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जाना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब जैसे कि अब मैम कुछ बच्चों को अगर रिसर्च में जाना है बिल्कुल तो उनको अब क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताओ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको प्रॉपर सबसे पहले क्या चाहिए, एक रिसर्च लेबोरेटरी चाहिए जहां पर आप बैठ करके अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सके। तो वो रिसर्च लेबोरेटरीज इंडिया में कौन कौन सी बेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी है बेटा, वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जैसे कि IISER, ये सबसे बेस्ट इंडिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो है बेटा, डेफिनेटली मैम, बिल्कुल। आईसीएस इंडिया की बेस्ट रिसर्च लेबोरेटरीज आपको प्रोवाइड कराती है। इवन TIFR हो गया, IITs, IIScs बैंगलोर, ISRO हो गया, DRDO हो गया, ये बेस्ट लेबोरेटरीज है बेटा। आप यहाँ जाकर के अपना लैब वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फैसिलिटीज भी उस अकॉर्डिंग मिल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अगर कोई चीज चाहते हो अपने लैब वर्क से रिलेटेड और फिर वहां पर वो मौजूद ना हो, ठीक है, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड भी कराएंगे। इवन अगर आप जैसे बार्क में जाते हैं, फिर CSIR की लैब्स हो गई मैम, ICAR की लैब्स हो गई, ठीक है, ICMR की लैब्स हो गई। ICMR का बहुत बच्चों ने नाम तो कोरोना के दौरान ही सुना होगा। ICMR तभी इतना ज्यादा फेमस हुआ था। एग्जैक्टली मैम। तो ये भी है, तो आपको क्या करना है, इनको टारगेट करके चलना है पहले से ही, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो अब यार मैम पता है क्या होता है, बहुत बच्चों के ना क्वेश्चंस होते हैं कि क्या यही सारी चीजें हैं, या फिर क्या हम खुद को बूस्ट करने के लिए, अपने CV को इंप्रूव करने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, साइड वाइज क्या करें। एग्जैक्टली मैम, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करें। नहीं चल सकते हैं ना सर, अपने हाथों को फैला के चलना है कि हम कितनी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं साथ में। तो आप BSc के साथ क्या क्या चीजें और साथ में कर सकते हैं, जैसे क्या क्या सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं, इससे आपका CV बहुत इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML, नेक्स्ट एडवांस डेटा साइंस एंड वेयर हाउसिंग, फिर साइबर सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बिजनेस एनालिटिक्स, फिर ये मैम का टॉपिक है, मैम बता दो इसके बारे में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं बेटा। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की, बायोलॉजी में हम कैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं, ये आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिसर्च फील्ड में भी। देन साइंटिफिक कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम मॉडलिंग क्या है, आप किस तरीके से मॉडल प्रिपेयर करेंगे अपने रिसर्चेस के लिए। देन फाइनेंशियल रिस्क एनालिटिक्स का भी आप सर्टिफिकेट कोर्स इस तरीके से कर सकते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल AI का कितना ज्यादा यूज है, तो AI के सर्टिफिकेट्स, AI के कोर्सेज कुछ साथ साथ में कर सकते हैं, जो कि आपको बूस्ट करेगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि करना भी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे कहां लैग कर जाते हैं, वो इस टाइप के सर्टिफिकेशन में लैग कर जाते हैं, जो कई बार फिर बहुत बच्चों का क्वेश्चन उठता है कि सर हमें जॉब नहीं मिल पा रही ग्रेजुएशन के बाद। वो क्यों नहीं मिल पा रही? आप अपनी स्किल्स को तो डेवलप करो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो, आपके पास जॉब अपने आप आएंगी, ठीक है। और कुछ बेसिक स्किल्स मैं यहाँ पर जैसे बता देता हूँ कि एडवांस MS एक्सेल आपको आना चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और आपने साथ में पाइथन सीख लिया या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, तो फिर तो आपके मतलब मजे ही मजे हैं वहां पर, ठीक है। फिर जैसे आप SQL डेटाबेस आर्किटेक्चर, इसके बारे में थोड़ा बहुत सीख सकते हो। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथलैब या फिर जो लेटेक्स, ये जो आपके पास प्रोग्रामिंग होती है, आप ये सीखो तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। मेरे वर्ड्स को मार्क करके चलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वो कंटिन्यू कर चुके हैं लेटेक्स को सीखना, मैथलैब को सीखना, क्योंकि आगे उनको प्रोग्रामिंग में काफी हेल्प होती है। या फिर अगर आप टीचर भी इवन बनना चाहते हो तो आपको अपनी कुछ ना कुछ PPTs को तो बनानी होगी ना, तो वहां पर लेटेक्स उनकी बहुत मदद करेगा। नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स सर, बॉटनी वाले बच्चे, जूलॉजी वाले बच्चों को भी एक्सेल, ये पावर पॉइंट, सारी चीजें आनी चाहिए बेटा। आप सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, किस तरीके से आप अपने काम को
कंसाइज कर सकते हैं और प्रिसाइज बना सकते हैं। तो उस तरीके से आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो साइड वाइज में आप ये सारी चीजें भी सीख सकते हैं। अपने डेटा को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने, तो इन सभी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, इन सभी कोर्सेज की हेल्प से आप अपने डेटा को और स्ट्रॉन्ग बनाना सीखेंगे। और फिर ना थोड़ी बहुत कोशिश करिएगा कुछ एआई टूल्स का इंटीग्रेशन कर सको आप जो भी कोर्स कर रहे हो उन कोर्सेज के साथ। और वो एआई टूल्स जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है, या फिर जेमिनाई हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स होते हैं, क्लाउड हो गया, आजकल क्लाउड बड़ा फेमस हो रहा है। तो आप थोड़ा बहुत सीखो, उससे क्या होगा जब आने वाले टाइम में आप जॉब के लिए आगे उतरोगे अपने फील्ड में तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आप रेस में पीछे नहीं हटेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे जग जा रहा है, हो सकता है बच्चा बीएससी कर रहा है लेकिन उसने एक छोटा सा एआई का कोर्स ले लिया और उसका इंटरेस्ट एआई में बढ़ गया है और एआई से वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा है, कंटेंट बना रहा है। हमें पता नहीं है बच्चे की आगे किस में आपका बीएससी में इसीलिए तो इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी आपके वो फाउंडेशनल सीड बन जाता है जहां से आप अपने करियर को कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो। आप गेटवे ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं कि आप किसी भी एक गेट में एंट्री ले लो। नेक्स्ट बच्चों यहां पर देखो, जैसे कि और भी कुछ चीजें चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर टेक्निकल कम्युनिकेशन, खास करके टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, डेटा ड्रिवन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स, डेटा ड्रिवन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स अगर आपको आती है, आप फिर कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आप कभी किसी से पीछे नहीं रहोगे, वहां पर आपकी हमेशा वैल्यू की जाएगी। क्योंकि याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं डेटा की वैल्यू होती है, चाहे मेरा डेटा हो, किसी का भी डेटा हो, मैम का डेटा हो, डेटा हमेशा वैल्यूएबल होता है। तो डेटा ड्रिवन अगर आपको प्रेजेंटेशन करनी आती है तो आप हमेशा वैल्यूड किए जाओगे। नेक्स्ट, आप यहां पर देख सकते हो एजाइल टीम मैनेजमेंट, आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, जो कि ग्रेजुएशन के दौरान में बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं, आप जरूर उनमें पार्टिसिपेट करना, जिससे आप ये सारी चीजें सीख पाओगे। ठीक है, मैथोडिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आप ग्रेजुएशन के दौरान सीख पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ फंक्शंस वहां पर अरेंज कर रहे होते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट्स काउंसिल के साथ मिलकर के, तो वो छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, आप ये करो आप ये करो, तो आप यहाँ से सारी चीजें सीखते हैं। वो मजे करने के लिए नहीं होता, वो आपको वहां पर एनहांस करने के लिए होता है। तभी प्रोफेसर सारी जो पावर होते हैं उस टाइम पर स्टूडेंट्स के हाथ में देते हैं, आप खुद से करो। तो आपको वहां पे मजे नहीं करने बेटा, सीखना भी है, वहां से आपको चीजें सीखनी है बेटा। तो बच्चों फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या आती है, कि अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हो, तो कुछ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली क्लियर होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। बताओ मैम यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस के आंसर की मैं बात कर रहा हूँ? बेटा देखो, अगर आप बीएससी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। आप सर जैसे बच्चा 12th पास करा हुआ होता है तो ज्यादा आइडिया नहीं होता है, ज्यादा नहीं उसको वो पता रहता है, तो आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में, टीचिंग में है या रिसर्च फील्ड में है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन, अगर आपको जॉब चाहिए या फिर आपको आपने रिसर्च करनी है, आपने टीचिंग ऑप्शन करना है, किस क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी। इवन से 12th पास स्टूडेंट नहीं, जो बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर भी रहा है, मान लो आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो और अभी तक आपने इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं ढूंढे, तो ढूंढना चालू कर दो एक एक करके। जैसे कि रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए, टीचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, क्या एग्जाम्स होते हैं। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्रियल, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जा सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो क्या, तुरंत ग्रेजुएशन के बाद क्या आप जॉब करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान ही। ऐसा नहीं अब एक बार बस ग्रेजुएशन खत्म हो जाए फिर मस्त रिजल्ट आएगा, उसके 2-3 महीने बाद हम लोग सोचना चालू करेंगे। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आपको टाइम नहीं गंवाना है, टाइम की वैल्यू करना सीखो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, या फिर इंडस्ट्री, जैसे मैम ने बताया कि क्या आप इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, या फिर डायनामिक कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, या फिर मैम अपना खुद का स्टार्टअप ज्वाइन नहीं, स्टार्टअप बनाना चाहते हो, आप खड़ा करना चाहते हो अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का इकोसिस्टम। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, स्टार्टिंग से थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलो बेटा। बिल्कुल, आप ये मत सोचना कि अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजों पर आएंगी। अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर तभी आएंगी जब आप उसके काबिल होंगे, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा खुद से किया करोगे। खुद से जरूर पूछना है, क्योंकि कोई भी, मैं मेरा ऐसा मानना है, कोई भी इंसान खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकता। तो अपने आप को तो बता करके रखना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के सेशन में देखो हम लोगों को ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी, तो एक बार की टेक अवेज यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है।
तो सबसे पहले मैम पहला पॉइंट आप डिस्कस करो। बिल्कुल, बीएससी केवल एक डिग्री नहीं है बेटा, ये आपका क्या है, एक गेटवे है, बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है। आपने बीएससी कर ली है, लेकिन उसके बाद बेटा देखो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास खुल गए। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप ऑफिसर्स बन सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी बेटा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रेलवे का ऑप्शन है, बैंक का ऑप्शन है, और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब से, तो वो सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं यहाँ पे। और फिर जैसा कि हमने पहले भी बोला कि सही दिशा, उचित कौशल और निरंतर तैयारी ही आपकी सफलता की असली कुंजी। अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान सही डायरेक्शन पकड़ ली, सही डिसिप्लिन आपने फॉलो किया और आपने अपना एम पहले से डिसाइड कर लिया और उस एम को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हो। और फिर उसके साथ साथ मैम यहाँ पर हायर स्टडीज, फिर गवर्नमेंट जॉब्स, रिसर्च इंडस्ट्री, टीचिंग और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पर हर क्षेत्र में आप सभी के पास असीमित अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि अवसरों की कमी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, लेकिन बस एक बार उसको उन सब के लिए आप अपने आप को काबिल बना लो एक बार। ये सारे ऑप्शंस आपके तभी काम आएंगे बेटा, ऑप्शंस बहुत सारे, लेकिन ऑप्शंस तभी काम आएंगे जब आप मेहनत करते हुए चलेंगे, और स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं करना है कि जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग से सारी चीजें करके चलनी है। और स्टार्टिंग से चीजें करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो एक ट्रेडिशनल वे होता है वही बस आपको फॉलो करना है, कि नहीं हम बस नोट्स बना रहे हैं और एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे, जैसा मैम ने बताया। वो चीजें नहीं करनी है, आपको अपना एम क्लियर रखना है और उस एम को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल जरूर होगे। तो बच्चों, आज के सेशन में यही सारी चीजें आप सभी के साथ मुझे डिस्कस करनी थी, मुझे और मैम को डिस्कस करनी थी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, इसके बाद कुछ भी आपका कोई भी डाउट बचता है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैं और मैम डेफिनेटली ऐसा ही और सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकर के आएंगे, जिनमें आपके उन क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू बेटा।